झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण से जो भी क्वेश्चन बनता है आज हम ये देखेंगे। इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन होगा और अगर आप ये देख लेते हैं तो आपका झारखंड से जो भी क्वेश्चन आएगा भूगोल से वो आप सही कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, न देर करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि आपका जो जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, हम जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए जो भी ज़रूरत होगा हम इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो एम है वो एम में ये मेरा चैनल सपोर्ट बन सके। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य जो है मानचित्र पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूरब है। तो झारखंड जो है यहाँ पे अवस्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला है, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत था। तो ये बिहार का जो है 46% से क्षेत्रफल लेकर अलग हुआ था और कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान कैमा है। तो झारखंड राज्य का स्थान जो है 28 था, 28वां था जब ये अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र है इसमें। अगला है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। तो झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर जो विस्तार है 380 है। फिर पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है। तो पूर्व से पश्चिम जो है 463 किलोमीटर है। झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का कैमा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड देश का जो है ये 15वां स्थान है। अगर जनसंख्या से पूछे तो 14वां है। अगला है, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो देश का कुल जनसंख्या का जो है लगभग 2.72% है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है। तो झारखंड में जो है राज्यों में झारखंड का कैमा स्थान है, 14वां स्थान है। अगला है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है। तो झारखंड राज्य की सीमाएं जो है देश के 5 राज्यों से संलग्न है। वो कौन कौन राज्य है। तो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ और एक जिला जो गढ़वा है वो यूपी से संलग्न है। अगला है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो उत्तर में जो है ये बिहार राज्य अवस्थित है और पश्चिम बंगाल पूर्व में है, छत्तीसगढ़ और यूपी जो है पश्चिम में है। अगला है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य अवस्थित है। अगला है, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन। तो ये पश्चिम बंगाल में। अगला है, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। तो पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों है। दोस्तों, ये अभी परिचय है, इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा उसका क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला है, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये 5 जिलों से होकर गुजरती है। अगला है, वो जो कर्क रेखा गुजरती है वो कौन कौन जिला है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको आप याद भी रख लेंगे। 5 जिला कौन कौन है जो कर्क रेखा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ ये 5 जिला है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड से है, इनमें कौन सा स्थान है। तो उपयुक्त सभी है। स्थान है, अगर जिला पूछे तो 5 है। अगला है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है। तो झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है चतुर्भुजाकार है।
अगला है झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में है। अगला है झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हुई है? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हुई है। तो कौन चट्टान है? ये शिवभूम स्थित चट्टान है। अगला है झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को कहा जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्रों को जो है पाट कहा जाता है। अगला झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है, 1365 मीटर। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। तो झारखंड राज्य का जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल वन का विस्तार है? तो कुल कितने क्षेत्रफल वन का विस्तार है? 29.62%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल वन का विस्तार है? तो वन का जो विस्तार है ये 29.76 है। दोस्तों इसमें जो भी अपडेटेड है वहाँ तक, यानी 2023 के अगस्त महीना तक का अपडेट है ये। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना परसेंट है? तो कुल कार्बन स्टॉक का लगभग जो है ये 2.57% है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सी परियोजना है? ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो 1948 में ही बना था, DVC। इस पे 8 बांध है, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश है। अगला है निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिला की सीमाएं लगती है? तो सर्वाधिक जो सीमाएं लगती है वो पश्चिम बंगाल और बिहार है। इससे भी 10 जिला लगता है, इससे भी 10 जिला लगता है। अगला है बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने जिले की सीमाएं हैं? तो कितने जिले की सीमाएं हैं? तो ये 10 जिला की सीमाएं हैं। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा जो है किसी भी अन्य राज्य से संलग्न होती है नहीं होती है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होता है? तो ये खुट्टी और लोहरदगा 2 जिला है, खुट्टी और लोहरदगा, इसको याद रखिएगा। अगला है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है? तो किस जिले के साथ है उत्तर प्रदेश के साथ? तो ये गढ़वा जिला है। अगला है झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है। अगला है झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है गुमला है। अगला है झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है रामगढ़ है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना है? MT में बनाना है, मिलियन टन। तो ये कितना है? तो ये जो है 184.81 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक कितना टन प्रति हेक्टेयर है? तो 77.92 टन हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना परसेंट है? तो लगभग जो है 2.57% है। दोस्तों आप सिर्फ देखते जाइए और आप इसको जो है माइंड में याद करते जाइए। इस वीडियो के अलावा जो है झारखंड के भूगोल से जो भी क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब चलिए हम लोग झारखंड के भूगर्भिक संरचना से जो क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। दोस्तों इसमें 1000 क्वेश्चन है और आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? तो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक विस्तार है आर्कियन चट्टान का है। क्वेश्चन है झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? तो लगभग ये 90% भूभाग पर जो है आर्कियन
कालीन चट्टानों का विस्तार है। अगला है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के आग्नेय अपसादित तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध जो है इनमें से किस क्रम के चट्टानों से है? तो इनमें से जो है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों से है। अगला है झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है जो 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है? तो ये लगभग जो है 85% है। किस पे? आग्नेय और रूपांतरित। अगला है झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है क्या है? तो अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगला है झारखंड के किस क्षेत्र पर धरवार क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो झारखंड के जो है ये कोल्हन के पहाड़ी क्षेत्र में। दोस्तों कोल्हन डिवीजन में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। तो उसी क्षेत्र में जो है धरवार क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लोह-अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो लोह-अयस्क की श्रृंखला जो है धरवार क्रम की चट्टानों को कहा जाता है। अगला है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धरवार क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो कौन सा है? ये उपयुक्त सभी होगा, वही 3 जिला जो कोल्हन डिवीजन का है, पूर्वी, पश्चिमी और सरायकेला, उपयुक्त में से सभी। अगला है झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो झारखंड के जो है गढ़वा जिले में जो है विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है जो यूपी और छत्तीसगढ़ और बिहार से सटा हुआ है। अगला झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो किस भाग में विंध्य क्रम के? तो ये उत्तर पश्चिम में, यानी अगर झारखंड ऐसे है तो उत्तर पश्चिम इस भाग में जो है विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है जो गढ़वा जिला के आसपास है। अगला है विंध्य क्रम की चट्टानों को निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, सही है। ये परतदार चट्टानें हैं, ये भी सही। इन चट्टानों का निर्माण जो है अवसादों के जमाव से हुआ, ये भी सही। इन चट्टानों का निर्माण जो है लवा के निक्षेप से हुआ। दोस्तों लवा के निक्षेप से जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ये गलत है। अगला है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? तो बताना है। फर्स्ट है कि इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार जो है मूल रूप से गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में हुआ है, उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें के बारे में जो है इनका निर्माण दामोदर नदी के तट में हुआ है। झारखंड की प्रमुख कोयला निक्षेप भी है और चट्टान विस्तार जो है गिरिडीह और राजमहल क्षेत्र में हुआ है। अगला है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। तो झारखंड राज्य में पाए जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला की उपलब्धता अधिक है। हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा है? तो कौन सा प्रभाव पड़ा है? तो ये हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ, सही है। हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का भी उद्भव संभव हुआ, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है इनमें जुरेसिक काल में हुआ है। अगला है झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो झारखंड में राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है लवा के निक्षेप से हुआ है। अगला है झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? तो किस प्रकार का? तो ये बॉक्साइट जो है इसमें प्रमुखता से पाया जाता है राजमहल ट्रैप में। अगला है झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है। तो झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी भाग में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं? तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में और सोन नदी के निचली घाट क्षेत्र में जो है ये जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। तो उपयुक्त में से सही है।
अगला है झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेप के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे जो है मोनेड नॉक कहा जाता है। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो है कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, तो उसे जो है मोनेड नॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेड नॉक। दोस्तों अब जो है झारखंड का धरातलीय स्वरूप से जो क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है हर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप कर लेते हैं तो आपका भूगोल जो है, झारखंड का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर पूर्वी भाग में। अगला है कथन है और कारण है। कथन है कि झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है। कारण है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाले पठारों की ढाल अधिक है। तो ये सही होगा। कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। अगला है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई जो है 760 मीटर है। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, तो झारखंड राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है? तो ये समेध शिखर, जिसको क्या कहते हैं? पारसनाथ का शिखर भी कहते हैं। अगला है समेध शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो समेध शिखर इनमें से पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। अगला है समेध शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो समेध शिखर की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। अगला है समेध शिखर की ऊंचाई है, तो समेध शिखर के फीट में बोलना है, तो फीट में जो है 4478 फीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पाट का जो है शाब्दिक अर्थ ये समतल जमीन होता है। अगला है झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति जो है त्रिभुजाकार है। अगला है पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को जो है ये टार कहा जाता है, टांड कहा जाता है। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के निचले भाग को जो है दोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। अगला है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है? तो सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है नेतरहाट पाट है। अगला झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन है? तो नेतरहाट के बाद जो है दूसरा ये गणेशपुर पाट क्षेत्र है। दूसरा को जरूर याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र से जो संबंधित है उपयुक्त तो ये सानू पहाड़ी और सराऊ पहाड़ी दोनों है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से जो नदी निकलती है वो शंख नदी है। अगला है रांची पठार की आकृति है, तो रांची पठार की जो आकृति है ये चौकोर है। अगला है इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदी द्वारा होता है? तो ये जो कौन है? ये जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू और दसम तीनों हैं। अगला है ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं बताना है। दोस्तों फर्स्ट में है इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ, सही है। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया, ये भी सही। इस पठार की समुद्र से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है, ये गलत है। तो इसमें जो है सी गलत हो जाएगा। अगला है निचला हजारीबाग पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। फर्स्ट है इस पठार की अवस्थित जो है हजारीबाग जिला में है, हजारीबाग के उत्तरी भाग में है, सही है। इस पठार को बाय पठार भी कहते हैं, ये भी सही है। गिरिडीह का पठार निचला हजारीबाग पठार क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी। अगला है गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? गिरिडीह का जो पठारी क्षेत्र है इनमें से जो है ये कौन सा नदी है? तो बराकर नदी क्षेत्र से है।
अगला है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो ये जो है ये बराकर नदी घाटी के नज़दीक अवस्थित है। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो प्रॉक्सी ग्रेनाइट है। अगला है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है वो बताना है। तो ये कोडरमा जिला के अलावा दुमका, साहेबगंज और देवघर, ये तीनों जिला में हुआ है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? तो लगभग जो है 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो नुकीली पहाड़ियों को जो है ये टोंगरी के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय नाम इसका जो है डोंगरी है। अगला है चाईबासा के मैदान क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। फर्स्ट है यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घेरा है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तस्तिर नुमा बारवे का मैदान झारखंड के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो झारखंड का जो है ये पाट क्षेत्र का हिस्सा है। अगला है निम्न में कथनों में कौन सही है? क्वेश्चन है तायमारा नामक घाटी रांची में स्थित है, सही है ये। और भाग बिल्ला घाटी जो है जिसको पश्चिमी सिंहभूम बोलते हैं रांची के पतरातू घाटी के समान दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। कोल्हू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है आकाश लोचन है, जो चतरा जिला में है। कोल्हुआ पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी जो है आकाश लोचन, सभी सही हो जाएगा। अगला है कथन को सही बताना है। फर्स्ट है दक्षिण कोयल नदी का उद्गम नगरी तथा मुहाना जो है ब्राह्मणी नदी है, सही है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और दक्षिणी कारो है। इसका अपवास क्षेत्र जो है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची में है। तो ये डी सही, यानी उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। दोस्तों आप जो है झारखंड में अफवाह प्रणाली देखेंगे, यानी नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो इसमें जितना सारा टॉपिक बनता है इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो झारखंड के भूगोल का टेंशन खत्म हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो है भर भर के आता है, तो इसलिए हम इसका मैराथन लाए हुए हैं। आप इसको एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको भी बेनिफिट हो। और कोई दोस्त JSSC की तैयारी करता है तो उसके यहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार जो है राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो दोस्तों ये 2% है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है सतही जल के रूप में है? तो सतही जल के रूप में जो है 86% है, न कि 66। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? तो भूमिगत जल के रूप में जो है लगभग 14% उपलब्ध है। अगला है निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? तो सदा नीरा नदी जो है सोन नदी है। अगला है निम्न में से कौन सा एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? यहाँ पे नौका होता है, तो नौकागम्य नदी जो है मयूराक्षी नदी है। इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? उत्तरवर्ती नदी नहीं है तो सोन, पुन और उत्तरी कोयल, ये झारखंड का उत्तरवर्ती नदी है, लेकिन बराकर नहीं है, तो बराकर सही हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? तो झारखंड की एक उत्तरवर्ती नदी फल्गु नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है? तो दक्षिणावर्ती नदी जो है ये दामोदर नदी है। अगला है इनमें से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो पूर्ववर्ती नदी कौन है? तो ये दामोदर नदी है। अगला सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। दोस्तों आप लोग जवाब दीजिएगा कि अमरकंटक से जो 4 नदी निकलती है उसका नाम क्या है? सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है इनमें से गंगा नदी के सहायक है। सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई जो है
780 किलोमीटर है। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है ये 9000 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी जो है ये उत्तरी कोयल नदी है। अगला है, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सोन नदी को इनमें से जो है सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? तो हिरण्यवाह जो है सोन नदी को कहा जाता है। अगला है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम जो है ये पराची पठार से होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो दोस्तों उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है बूढ़ा नदी, अमानत नदी और अंगा नदी उपयुक्त में से सभी है। अगला है, उत्तर कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? तो इनमें से जो है पलामू, गढ़वा, लातेहार ये सभी क्षेत्रों में है। अगला है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो झारखंड के जो है पलामू जिले से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? तो पुनपुन नदी का मुहाना जो है गंगा नदी है। अगला है, इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? तो ये पुनपुन की जो सहायक नदी है ये दरधा और मोरहर दोनों हैं। अगला है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? तो कीकट नाम से जाना जाता है। अगला है, इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमा गधी भी है? तो बमा गधी जो है किसका उपनाम है? तो ये पुनपुन नदी का। तो दोस्तों पुनपुन नदी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल जान चुके हैं। कीकट भी कहते हैं और बमा गधी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फल्गुन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो फल्गुन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार है। अगला है, फल्गुन नदी की सहायक नदी कौन है? तो फल्गुन नदी की सहायक नदी ये निरंजना और मोहना दोनों नदी है। अगला है, फल्गुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फल्गुन नदी के एक अन्य नाम जो है ये अंतःसलिला है। अगला है, फल्गुन नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को बताना है। तो इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, ये भी सही है। इस नदी का अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है, ये भी सही, दोनों सही है। अगला है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार है। अगला है, इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से जो है क्यूल नदी सहायक नदी है। दोस्तों जो भी नदी है उस नदी के बारे में जितना क्वेश्चन बनता है इसमें बताया जा रहा है। तो जो भी नदी आएगा तो इस तरह से जो है आपका अपवाह क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। अगला है, झारखंड के इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो झारखंड का जो है ये जो सकरी नदी है अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, सकरी नदी। अगला है, चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो चानन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है कौन है? ये छोटा नागपुर पठार है। अगला क्वेश्चन है, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों एक आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो भी नदी है उसका उपनाम को एक साइड में लिख लीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो पंचाने और पंचानन जो है चानन नदी का अन्य नाम भी है, तो उपयुक्त में से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है महुआ, अंडार और लातेहार में है। महुआ अंडार जो लातेहार जिला में है वहीं से बूढ़ा नदी, और इस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आ गया क्वेश्चन, तो ये बूढ़ा नदी है। अगला है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है कहाँ है? ये किसको लोहरदगा में है।
इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी जो है ये घाघरी, गोवा और सुकरी, उपयुक्त में से सभी नदी जो है औरंगा नदी की सहायक है। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? तो अमानत नदी जो है झारखंड के चतरा जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? तो अमानत नदी की सहायक नदी कौन है? तो ये पीरी, जिंजोई और मैला, उपयुक्त में से सभी है। अगला है, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी उद्गम होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो टोरी, जहाँ जो लतेहार में है। अगला है, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर मुहान बनाती है। तो मुहान कहाँ बनाती है? तो हुगली नदी में। अगला है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है? तो दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है ये 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग डैश है, मील में बताना है। तो मील में जो है ये 368 मील है। अगला है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितना है? तो झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। अगला है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी कौन कौन है? तो ये कुनार नदी, बराकर नदी और भेरा नदी, उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है वो बताना है। तो कौन है? तो उपयुक्त में जयंती नदी जो है सहायक नदी नहीं है। अगला है, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सा जिला है? तो ये उपयुक्त सभी, यानी हजारीबाग, बोकारो और लातेहार, सभी जिला से प्रवाहित होती है। अगला है, दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये अन्य नाम जो है देवनंदी है। अगला है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो बंगाल का शोक नदी जो है दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अगला है, दामोदर नदी इनमें से किस दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो कौन है? तो ये रांची पठार और हजारीबाग पठार। अगला है, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो धनबाद में जो है ये जमुनिया नदी जो है दामोदर नदी में आकर मिलती है। इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो पूर्व से आकर जो है दामोदर नदी में कतरी नदी मिलती है। अगला है, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? तो चिरकुंडा के पास जो है ये बराकर नदी मिलती है। अगला है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी जो है ये दामोदर नदी है। अगला है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जो है ये दामोदर नदी है। अगला है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र जो है नगरी, जो रांची जिला में है। अगला है, सोन नदी का मुहाना कहाँ है? तो सोन नदी का मुहाना जो है ये बंगाल की खाड़ी है, जो सीधे डायरेक्ट दक्षिण पूर्व में मिलती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा नदी जो है स्वतंत्र रूप से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यही स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितना है लगभग में बताना है। तो ये 470 किलोमीटर है। अगला है, इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी जो है ये कांची, खरकई और जुमारू है। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? तो ये गुमरू जो है सहायक नदी नहीं है। बाकी बात संजय, राढ़ू, कांची, जुमारू ये सब सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र कहाँ है? तो अफवाह क्षेत्र जो है ये जमशेदपुर, रांची और सिवूम सभी क्षेत्र में अफवाह क्षेत्र है। डी आंसर हो जाएगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यही क्वेश्चन के बारे में हम पहले बताए हैं। तो ये स्वर्णरेखा नदी है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है कि इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। तो उपयुक्त में से दोनों सही होगा। अगला है, बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र जो है पद्मा, हजारीबाग में है। अगला बराकर नदी का मुहाना है। तो बराकर नदी का मुहाना जो है ये दामोदर नदी है। बराकर नदी की लंबाई कितनी है? तो बराकर नदी की लंबाई जो है 225 किलोमीटर है। बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद, उपयुक्त में से सब है।
क्वेश्चन है कि बराकर नदी के बारे में इनसे कौन सा कथन सत्य है। इस नदी का उल्लेख जो है बौद्ध साहित्य में मिलता है, सही है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में भी मिलता है, ये भी सही है। इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही। अगला है दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो दक्षिण नदी का उद्गम क्षेत्र जो है ये नगरी रांची में है। अगला है दक्षिण कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है। नहीं बहती है यानी गुमला, रांची, लोहरदगा में बहती है, लेकिन पलामू में नहीं बहती है। अगला है इनमें से कौन सी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है। दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी जो है कौन है, ये कारो नदी है। अगला है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। मयूराक्षी नदी का मुहाना है। तो मयूराक्षी नदी का मुहाना जो है कहाँ है, ये हुगली नदी है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। तो टिपरा, भामरी और धोवाई ये सभी सहायक नदी हैं। अगला है मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस नदी पर मसान जोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी पर निर्मित मसान जोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है। तो ये सारा सही है। अगला है निम्न में से किस नदी के मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोर नदी के नाम से जो है मयूराक्षी नदी को जाना जाता है। अगला है झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है ये दुधवा पहाड़ी दुमका है। अगला है इनमें से कौन सी नदी है जो ब्राह्मणी नदी की सहायक है। तो ब्राह्मणी नदी की सहायक जो है ये गुमरा और एरो दोनों हैं। अगला है शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो शंख नदी का उद्गम क्षेत्र जो है ये चैनपुर गुमला में है। अगला क्वेश्चन है शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह नदी अपने अफवाह क्षेत्र में संकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है, सही है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये दोनों सही है। अगला है अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो अजय नदी का उद्गम क्षेत्र जो है ये जमुई है। अगला इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदी कौन है, ये जयंती और पत्थरों। अगला क्वेश्चन है अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होता है। तो अजय नदी जो है देवघर, दुमका और जामताड़ा ये तीनों जिला में जो है प्रवाहित होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है। तो गुमानी नदी का उद्गम जो है इनमें से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में होता है। अगला है बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र जो है गोड्डा है। अगला है तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है। तो तजना नदी जो है इनमें से रांची पठार से निकलती है। अगला है इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला के असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो असुर जो है असुर सभ्यता के अवशेष जो है खूंटी जिला के किस नदी से प्राप्त हुआ है। तो ये तजना नदी से प्राप्त हुआ है। अगला है कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो कांची जो है इनमें से स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। अगला है इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण नदी में आकर मिलती है। तो किस स्थान पे, तो ये मुरी एक जगह है, उस स्थान पे जो है कांची नदी स्वर्ण नदी में आकर मिलती है। अगला है इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है। तो अपवाहित होती है किस, तो तजना नदी और कांची नदी दोनों नदी से जो है खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है। अगला है इनमें से किस नदी का अफवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है। तो किस नदी का अफवाह जो है चाईबासा नदी में होता है। तो रोरो नदी का। अगला है भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो किस जिले से, तो साहेबगंज से। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया। तो ये गठन कब किया गया, तो 20 फरवरी 2009 को किया गया है।
अगला है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है रांची जिला में है। अगला है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष जो है ये राज्य के मुख्यमंत्री होता है। अगला है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो बूढ़ा नदी पे है। अगला है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो राज्य के जो है ये लातेहार जिले में अवस्थित है। अगला है बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य जो है ये लोधाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है मीटर में कहना है? तो सबसे ऊंचा जो है ये 143 मीटर है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से जो है दोस्तों इसमें बुढ़ा नदी नहीं दिया है तो उत्तरी कोयल, क्योंकि उत्तरी कोयल का ही सहायक नदी बूढ़ा नदी है। अगला है लातेहार जिले में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पे? तो ये बूढ़ा नदी पे। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो बूढ़ा नदी है। अगला है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित कौन सा नहीं है? तो हेसातु जलप्रपात जो है झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है। बाकी बात गौतम घाघ मिर्चई जलप्रपात ये दोनों जो है और कांति जलप्रपात ये लातेहार जिला में अवस्थित है। अगला है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है? तो गढ़वा जिले में जो है ये गुरसिंधु बलचौरा और सुखलदरी जलप्रपात जो है तीनों अवस्थित है गढ़वा जिले में। गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इसमें से किस नदी पे है? तो बलचौरा जलप्रपात जो है इनमें से कन्हर नदी पे है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? तो पलामू जिले में जो है कुंड जलप्रपात अवस्थित है। अगला है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो दूसरा ऊंचा जलप्रपात जो है हुंडरू जलप्रपात है। अगला है हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो झारखंड के जो है रांची जिले में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 98 मीटर है। अगला है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में बताना है। तो फीट में कितना होगा? तो 322 फीट है। अगला है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। अगला है दसम जलप्रपात राज्य किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है ये रांची जिले में अवस्थित है। अगला है दसम जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से? तो ये दसोंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है इनमें से कांची नदी पर अवस्थित है। अगला है जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जोन्हा जो है जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में है। अगला है जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम धारा के नाम से जाना जाता है, गौतम धारा। अगला है जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पे स्थित है? तो ये राढ़ू नदी पे है। अगला है जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को बताना है। इस जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो सी सही होगा, क्योंकि इस जलप्रपात में जो है गौतम बुद्ध स्नान किए हुए थे। अगला है इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? तो रांची जिला में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? ये सीता जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात और सोनवा जलप्रपात, उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो खूंटी जिला में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो पंचघाघ जलप्रपात अवस्थित है। खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में बताना है। फर्स्ट है इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है, सही है। पंचघाघ जलप्रपात के बारे में बताना है। यह जलप्रपात जो है ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त होती है, ये भी सही, तो दोनों सही है। अगला है इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? तो लोहरदगा जिले में जो है घरघरिया और निंदनी
निंदनी जो है दोनों अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है गुमला जिले में अवस्थित है? तो गुमला जिले में कौन सा जलप्रपात है? तो नागफेनी, सदनी घाघ और हेफाद तीनों अवस्थित है। गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो मिलान सही है तो हेफात जलप्रपात जो है घाघरा नदी पे है, सही है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पे, ये भी सही है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पे है। तो उपयुक्त में से सभी मिलान सही है। अगला है, गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार है, तो इसका आकार किस प्रकार का है? तो ये सर्पाकार है। अगला है, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध जो है सिमडेगा जिले से है? तो सिमडेगा जिले से जो है ये केलाघाघ जलप्रपात और सुगाटा घाघ जलप्रपात जो है उपयुक्त में से दोनों है। अगला है, डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो डुमेर सुमेर जो जलप्रपात है ये चतरा जिले में अवस्थित है। अगला है, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो इनमें से जो है तामासिन, मालूदह और गोवा तीनों अवस्थित है चतरा जिले में। अगला है, सूरजकुंड जलप्रपात जो है झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूरजकुंड जलप्रपात जो है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो रजरप्पा झारखंड के जो है ये रामगढ़ में अवस्थित है। अगला है, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पे है? तो ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है। सतवागन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये कोडरमा जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य के धनबाद जिले में जो है भटिंडा जलप्रपात अवस्थित है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से जो है थोकरा, हिरनी और लुपुट गोंटू जो है सभी अवस्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो हिरनी जलप्रपात का संबंध जो है इनमें से गहरा नदी पे है। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जो है ये धारागिरी जलप्रपात अवस्थित है। अगला है, इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो साहेबगंज जिले में जो है कौन सा स्थित है? तो मोतीझारा जलप्रपात अवस्थित है। अगला है, राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझारा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी पे है? तो इनमें से जो है अजय नदी पे है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में उसरी जलप्रपात अवस्थित है। अगला है, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो किस पहाड़ी से है वो बताना है। तो इसमें से जो है खंडोली पहाड़ी जो है ये उसरी जलप्रपात से संबंधित है जो गिरिडीह में है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो सर्वाधिक गर्म जो है जलकुंड जो है ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला है, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना है? तो सूरजकुंड का जलप्रपात का तापमान जो है 88 डिग्री है। अगला है, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है लगभग कितना? तो कितना है ये 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में कहे तो। डिग्री में है 88 डिग्री और फ़ारेनहाइट में कहे तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? तो हजारीबाग जिले में कौन सा गर्म जलकुंड नहीं है? तो नून बिल जो है ये हजारीबाग में नहीं है। हरहद, टाइगर और कावा ये तीनों जो है हजारीबाग जिले में है। अगला, हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पे। अगला, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित है? तो दुमका जिले में जो है कौन सा है? तो ये तातापानी। अगला है, दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पे। अगला है, दुमका जिले के तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मयूराक्षी नदी के। अगला, दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस से है? तो ये भूरभूरी नदी से है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिले में जो है तेतुलिया गर्म जलकुंड और सुसुम पानी जलकुंड दोनों अवस्थित है। कहाँ? धनबाद जिले में। अगला है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित
तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? तो दामोदर नदी के तट पर। अगला है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित है? तो लातेहार जिला में जो है ये तहता पानी अवस्थित है गर्म जलकुंड। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड जो है झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो चतरा जिले में कौन सा है? तो ये दुआरी। अगला है, इनमें से कोई किस गर्म जलकुंड का संबंध जो है राज्य के पाकुड़ जिले में है? राज्य के पाकुड़ जिले में जो है बारामसिया, शिवपुर और लाडला उद तीनों है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडला उदह गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी पे है? तो किस नदी पे है? तो बोरू नदी पे है। अगला है, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? सही बताना है। तो ये कांके बांध रांची में है, डिमना झील जमशेदपुर और तोपचांची झील जो है धनबाद में है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला, इनमें से कौन सा झील तालाब जमशेदपुर में है? तालाब जमशेदपुर में जो है जयंती सरोवर और हुडको झील दोनों अवस्थित है। अगला, झारखंड राज्य के इन झीलों या तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को बताना है। तो ये रांची स्थित कांके झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थित है, ये गलत है। सत्य जो है ये है डिमना झील दलमा वन जीव अभ्यारण्य के पास है। अगला है, झारखंड में स्थित किस झील के निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है हजारीबाग झील का निर्माण कराया गया था। दोस्तों अब जो है झारखंड के जलवायु से जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों आप इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो झारखंड का जो भूगोल से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका सही होगा। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इससे जो है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सिर्फ देखिए और ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना है? तो झारखंड राज्य का औसत तापमान जो है 25 डिग्री है सेल्सियस। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM जो है के अनुसार झारखंड जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो 3 में वर्गीकृत किया गया है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश है, पश्चिमी पठार जलवायु प्रदेश है, मध्य उत्तर पूर्वी पठारीय जलवायु प्रदेश है। दक्षिण पश्चिम पठारीय जलवायु प्रदेश नहीं है, ये गलत है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो इनमें से जो है कोडरमा, चतरा और हजारीबाग उपयुक्त में से सभी है। अगला है, यानी NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार तीनों सम्मिलित हैं। अगला है, NIDM के अनुसार जलवायु प्रदेश में विभाजित जलवायु प्रदेश में दक्षिण पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो झारखंड का जो है ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां ये तीनों संबंधित है। दक्षिण पूर्वी पठार इसको 3 में है। तीनों किस किस जिला में हम लोग देख चुके हैं। दक्षिण पूर्वी पठार में जो है वही कोल्हान डिवीजन में है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान जो है जमशेदपुर है। अगला है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन है? तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह मई है। अगला है, कथन और कारण है। कथन में है कि झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है। झारखंड राज्य का अधिकांश भूभागी पठारी है, इसीलिए जो है इसका रीजन भी सही है। झारखंड के मैदानी भाग में लू का प्रकोप कम है क्योंकि जो है झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग जो है पठारी है, इसलिए ये कम लू है। अगला है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो किस पवन द्वारा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा, यानी दोनों बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से दोनों, लेकिन अधिक जो है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाती है उससे वर्षा होती है। अगला है, झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो दोनों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से होती है।
अगला, झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी। अगला है, झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो कौन सही है? तो इसमें से जो है केवल 2 ही सही है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाने पर है वर्षा की मात्रा में वृद्धि न होकर घटती है, तो केवल ये सही है। अगला है, झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाती है? तो कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में? तो 80%। अगला, झारखंड राज्य में औसत वर्षा होती है, तो औसत वर्षा कितना होता है? तो औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? तो झारखंड राज्य जो है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। अगला है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला नेतरहाट का पठार है। नेतरहाट पठार क्षेत्र में औसत वर्षा वार्षिक कितना होता है औसत? तो ये जो है 180 सेंटीमीटर होता है, यानी 140 से भी अधिक। झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? तो न्यूनतम जो है ये है चाईबासा का मैदान, जो कोल्हान क्षेत्र में है। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो है हजारीबाग है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो वार्षिक वर्षा का अंतराल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर है। झारखंड राज्य की सर्वाधिक ठंडा स्थान है, तो झारखंड राज्य की सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है नेतरहाट है। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला माह कौन है? तो सर्वाधिक ठंडा वाला माह जो है जनवरी है। अगला है, झारखंड के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी सी वर्षा होती है, सही है। शीत ऋतु के समय झारखंड राज्य का औसत तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस होती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला, झारखंड के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? किस भाग में? तो ये उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग दोनों हो जाएगा। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो ये साहेबगंज और पाकुड़ जिले में है। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है? तो किस प्रकार का पाई जाती है? तो ये तीव्र और सुखद प्रकार की जलवायु व्यवस्था पाई जाती है। अगला, झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता पाई जाती है? तो किस में? तो ये पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाट क्षेत्र में। अगला, झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेशों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। फर्स्ट है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंड और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी, सही है। पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान है, ये भी सही है। शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है, ये गलत है। तो यही गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है। फर्स्ट है, कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है, अतः यह यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही है। अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव भी देखा जाता है, सही है। और लास्ट है, धनबाद व सिंहभूम क्षेत्र में समुद्र से निकट के कारण जो है आर्द्रता की मात्रा अधिक रहती है, उपयुक्त में से सभी सही है। अगला, झारखंड के किस क्षेत्र का तापमान औसत 2 डिग्री से 5 डिग्री तक कम रहता है? तो किस क्षेत्र का? तो रांची, हजारीबाग और नेतरहाट सभी क्षेत्र का जो है औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। अब हम लोग झारखंड की मिट्टियाँ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड राज्य में जो है अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने प्रकारों में? 6 प्रकारों में। अगला है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है? तो सर्वप्रमुख मिट्टी जो है ये लाल मिट्टी है। अगला, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है।
दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट ढंग से 23 प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप जानते होंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट में बहुत डिटेल से बात किए हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो लाल होने का प्रमुख कारण है कि मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता होती है। अगला है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? काली मिट्टी है, जो कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो किस फसल? ये चना है के हेतु। झारखंड में पाई जाने वाले लेटेराइट मिट्टी के मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी की मुख्यतः जो है ये चावल और मोटे अनाज के लिए किया जाता है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाले लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है वो बताना है। तो सत्य कौन नहीं है इसमें? तो फर्स्ट है कि इस मिट्टी के कंकर की अधिकता अधिक होती है, सही है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्क में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी सही है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है, तो ये गलत है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है। इस मृदा विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची और संथाल परगना क्षेत्र में है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में? तो ये हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में। अगला, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को बताना है। तो फर्स्ट है, इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल के परगना क्षेत्र में हुआ, सही है। राज्य में बांगर और खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही। इस मिट्टी में कंकर की अधिकता है, ये गलत है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है, ये सही है। तो ये गलत है। दोस्तों खादर को जो है नई मिट्टी कहते हैं और बांगर को जो है ये पुरानी मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ की पुरानी मिट्टी। राज्य के किस जिले में अबरक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो किस जिले में अबरक मूलक पाई जाती है? तो कोडरमा जिला में। अगला, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अबरक मूल मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है, इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, सही है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं है, ये भी सही है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण जो है इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, ये भी सही, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरदित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। तो इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, सही है। यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है, ये गलत है, क्योंकि यह उर्वरक मिट्टी नहीं है। यह मिट्टी पतले और पथरीली होती है, ये सही है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन को सत्य बताना है। फर्स्ट है, राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, सही है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला के क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला, झारखंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नगरा और हलमाद आदि है? तो ये चिकनी मिट्टी के नाम जो है केवाल, चिट्टा और नगरा हलमादा है। अगला, झारखंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो और आरा हासा आदि है? तो कौन है? तो ये दोमट मिट्टी है। अगला, झारखंड राज्य में पाई जाने वाले किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस, जरिया, गिटाल, हासा आदि है? तो कौन? तो ये बलुई दोमट मिट्टी है। दोस्तों अब हम अगला चैप्टर झारखंड के वन क्षेत्र से जो भी क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। दोस्तों इसमें टोटल 13 चैप्टर है भूगोल में, जिसमें हम ये छठा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। दोस्तों इसमें लगभग 50% क्वेश्चन आज देखा जाएगा, फिर 50% जो है अगला पार्ट में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। तो झारखंड राज्य में वनों का विस्तार जो है 23,721 वर्ग किलोमीटर है।
अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। तो कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, तो 29.76% पे, जो लगभग औसत जो है 33% हम लोग का टारगेट है, वो उससे थोड़ा सा ही कम है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो झारखंड राज्य में विस्तृत कितना है, 3.31%। वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कैमा है, 10वां स्थान है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है प्रति व्यक्ति, तो 0.25। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों और पेड़ों का विस्तार है, 19 के अनुसार कह रहा है, तो 26,588 वर्ग किलोमीटर। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन है। सर्वाधिक जो है वन भूमि वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन है। तो दूसरा जो है कौन है, ये गुमला जिला है। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला, तो न्यूनतम कौन है, जामताड़ा है। दोस्तों झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला लातेहार है। प्रतिशत का है तो लातेहार है। दूसरा कौन है, तो दूसरा जो है ये है चतरा। और न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला, तो न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो ये जामताड़ा है। अगला है झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य को बताना है। फर्स्ट है कि ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा और गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। बहुत अच्छा है, अच्छा, ये सही है। वनोत्पादन की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, ये भी सही है। वनों की सुरक्षा का दायित्व जो है वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा जाएगा, तो ये भी सही। उपयुक्त में से सब सही, इसमें से कोई असत्य नहीं। अगला है झारखंड के निम्न जिलों पर विचार करना है और उपयुक्त जिलों को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कम को पहले, तो फिर अधिक को। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो सबसे कम जो है जामताड़ा में हम लोग देखे हैं, इसके बाद उससे ज़्यादा देवघर में, उसके बाद धनबाद में है, तो 3 हो जाएगा। राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समिति का गठन किया गया है। तो कितने वन समिति का गठन किया, तो 10,000 वन समिति को। अगला है रक्षित वन माने रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है किस प्रकार के वन को शामिल किया जाता है। तो किस प्रकार के वन को शामिल किया जाता है, तो यह सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, गलत है। यहाँ किसी भी प्रकार का गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं होता है, ये भी गलत है। यहाँ जो है सरकारी अनुमति के तहत जो है सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति है, वही रिजर्व फॉरेस्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो कितने भूभाग पर, तो 4387 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है। झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर जो है संरक्षित वनों का विस्तार है। तो संरक्षित वनों का विस्तार जो है 19,185 वर्ग किलोमीटर है। अगला है झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर जो है अवर्गीकृत वनों का विस्तार है। तो अवर्गीकृत वनों का विस्तार जो है 33 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। तो आरक्षित वनों का जो है 17.91% पर आता है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है संरक्षित वन क्षेत्र में आता है। तो संरक्षित वन क्षेत्र में जो है ये 75.33 में आता है। अगला है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है। तो कितना प्रतिशत जो है ये 6.75%। अगला है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो सर्वाधिक विस्तार जो है ये कोल्हान में है।
आरक्षित का। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो संरक्षित का सर्वाधिक विस्तार जो है ये हजारीबाग क्षेत्र में है। अगला है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है साहेबगंज में है। क्वेश्चन है, राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सही है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं और इस वन प्रदेश में जो है साल, शीशम, सेमल और महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कितना है? 2.66%। फर्स्ट क्वेश्चन है, माने 29 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सही है। इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। ये भी सही है। राज्य का लगभग 93% भूभाग पर इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कितना? तो ये 93.25%। झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? तो सरई फूल की प्राप्ति जो है साल वृक्ष से की जाती है। अगला है, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कुजरी तेल के नाम से। साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो साल वृक्ष के बारे में, साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? तो अवर्गीकृत श्रेणियों के अंतर्गत जो है 6.75 आता है। अगला है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? सर्वाधिक विस्तार जो है कोल्हान क्षेत्र में। अगला है, सर झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो संरक्षित का जो है सर्वाधिक विस्तार जो है हजारीबाग क्षेत्र में है। अगला है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो अवर्गीकृत का सर्वाधिक विस्तार जो है साहेबगंज है। अगला है, राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सही है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये भी सही। इस वन प्रदेश में साल, शीशम और वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है, इसके लकड़ी का प्रयोग जो है दरवाजा बनाने में किया जाता है महुआ का। सही है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने में। सही है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने में किया जाता है। तो इसके बीज का प्रयोग जो है तेल निकालने में भी किया जाता है। इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। ये गलत है। अगला है, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो रुई हेतु कौन सा वृक्ष है? तो ये सेमल है। अगला है, लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है, समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई पे होता है। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा। सभी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा वृक्ष लकड़ियाँ नक्का कस्सी हेतु अत्यंत उपयोगी है? तो कौन सा है? गम्हार। अगला है, निम्न में से कौन सी लाह की किस्म नहीं है? तो लाह किस्म नहीं है तो ये चैती। अगला है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो सर्वाधिक जो है ये अगहनी लाह है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का योगदान कितना है? तो अगहनी लाह का योगदान जो है 47% है। झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह के अनुसंधान केंद्र स्थापित की गई है? तो ये रांची में। अगला है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1924 में की गई थी। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पादन कौन सा है? तो सर्वाधिक गौण उत्पादन जो है ये केंदुपत्ता है। केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग जो है ये तंबाकू और बीड़ी के निर्माण में किया जाता है। राज्य के केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति का अधिसूचित किया गया है? तो ये 2015 में।
अगला है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग जो है रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है तो ये अमरूद का। बाकी बाद अर्जुन, साल और शहतूत को किया जाता है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है? तो झारखंड का देश में स्थान है ये प्रथम। अगला है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है? तो किस स्थान पर? तो ये नगरी रांची में। अगला है, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्रॉफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया है? तो झारक्रॉफ्ट का गठन जो है 2006 में किया गया है। झारखंड में उत्पादित किस रेशम कीड़ों को प्रजाति डब्बा है? तो ये तसर का। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? फर्स्ट है कि नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्र का मात्र 4.15 झारखंड राज्य में विस्तारित है, और नमामि गंगे परियोजना के तहत जो है शामिल कुल वन क्षेत्र का 14.48% झारखंड राज्य में विस्तारित है। ये सही है, दोनों सही है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र का नामकरण इनमें से बदलकर क्या किया गया है? तो लाह अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर ये क्या किया गया है? तो भारतीय लाह और तसर संस्थान किया गया है। अगला है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का यह नामकरण कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 20 सितंबर 2007 को किया गया। अगला है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है? तो नया नाम जो है राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान है। अगला, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला रांची है। अगला है, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड में दूसरा सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा जो सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला सिमडेगा है। अगला है, केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई? ये 1964 में। दोस्तों आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जो कंप्लीट होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि कितना इंटरेस्टेड है आप लोग। अगर इसका दूसरा वीडियो चाहिए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, तब हम दूसरा वीडियो लाएंगे। चलिए दोस्त, आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें इस सीरीज़ में जो है हम हर सब्जेक्ट का जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और इतना क्वेश्चन लाएंगे कि आपको जो है इस ऑब्जेक्टिव से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।